कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो तैयार किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र फिजिक्स का क्लास 11th के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं सेट 1 का। यहाँ पर देखिए क्लास 11th में जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसमें पूर्णांक जो है आपका 40 है। कहने का मतलब है कि टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सबका आंसर जो है आपको करना जरूरी है। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अनसॉल्व नहीं रखना है, सारे क्वेश्चन जो है आपको करके आना है। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है उनका जो मार्क्स निर्धारण है वह 1 अंक है और 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से जो सही विकल्प होगा उसका चयन जो है आप लोगों को करना है। यहाँ पर जो नोटिशेबल है, जो खास नोटिस करने वाली बात है वह ये है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं है। तो आइए सारे के सारे 40 क्वेश्चंस जो मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ओन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज विनर जो है इनमें से किन साइंटिस्ट को दिया गया था? तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 जेसी बॉस। जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस। एक्चुअली इन्होंने पहली बार वायरलेस सिग्नलिंग जो है इसके बारे में बात किया। वायरलेस सिग्नलिंग, वायरलेस सिग्नलिंग जो है इसको दिखलाया। कब दिखलाया? 1895 में वायरलेस सिग्नलिंग जो है, ठीक है, इसको 1895 में शो किया और मिलना चाहिए था इनको नोबेल प्राइज। लेकिन जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वो दिया गया मार्कोनी को। किसको दिया गया? मार्कोनी को। कब दिया गया? 1909 में। तो मार्कोनी को दिया गया था 1909 में। किसके लिए? तो वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इस फील्ड के लिए फिजिक्स में दिया गया मार्कोनी को। कहने का मतलब है कि जेसी बॉस जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु ओन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, इसमें जेसी बॉस नहीं होंगे क्योंकि जेसी बॉस को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। दूसरा ऑप्शन जो है अगर आप देखो तो दूसरी ऑप्शन में है एच जे भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा। तो यहां पे देखिए जहां तक सवाल है होमी का या होमी भाभा का, तो इन्हें 2 महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए थे। उसमें से 1942 में जो अवार्ड दिया गया था वो एडम्स प्राइज था। दूसरा पद्म भूषण जो है 1954 में दिया गया भाभा को, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। हालांकि उन्हें नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया था, 1951 में और 1953 टू 1956 में। 53 और 56 के बीच में एक ही नोबेल प्राइज दिया गया था। तो 1951 और 1953 टू 56 इन दोनों बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट जरूर हुए थे, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। राइट? तो जो दूसरा ऑप्शन है एच जे भाभा, ये भी हमारा नोबेल प्राइज विनर में नहीं आएंगे। इन्हें भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, हालांकि नॉमिनेशन जो है नोबेल प्राइज के लिए इनका जरूर हुआ था। अभी आप देखो
तीसरा जो ऑप्शन है एम.एन. शाह, मेघनाद शाह, इन्हें 2 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। एक था 1937 में और दूसरा 1940 में। 1937 में भी नॉमिनेट किया गया, 1940 में भी किया गया, लेकिन इन्हें भी नोबेल प्राइज जो है नहीं दिया गया था। अब ये 3 लोग जो है, इन दोनों को तो नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज मिला नहीं था, राइट। अब आते हैं सर सीवी रमन में। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स के लिए मिला। इन्हें नोबेल प्राइज जो है दिया गया 1930 में। किस लिए दिया गया था? तो डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, रमन इफेक्ट। तो ये रमन इफेक्ट के लिए 1930 में डॉक्टर सीवी रमन, ये जो सीवी रमन है इंडियन साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था, किनको दिया गया था? सीवी रमन को। तो यहाँ पर जो आंसर है, जो आपका मॉडल शेप में दिया गया है, वह आंसर जो है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सीवी रमन को ना देखकर यहाँ पर आंसर में दिया गया है बी, यानी कि H.J. भाभा को दिया गया है। उन्हें नॉमिनेशन जो है जरूर किया गया था 1951 और 1953 टू 56 में, लेकिन वे विनर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताया था मैंने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जो है हम लोग पढ़े हैं। बेसिकली 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा क्या होता है? MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तीसरा जो है आपका था FPS सिस्टम, और चौथा जो है SI सिस्टम जो है, ये हम लोग देखे हैं, राइट। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो नहीं है। ऑप्शंस की ओर अगर आप आते हो तो पहला है MKS, आप देख रहे हो कि सिस्टम ऑफ यूनिट है। CGS ये भी है, SI ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो डेसिबल है ये हम लोगों का सिस्टम्स ऑफ यूनिट नहीं है, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है। सबसे पहले थोड़ा सा इरेज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें एक्चुअल में आपका है क्या। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। आप जानते हो कि SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और वो कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसकी हम लोग एक बार चर्चा करें। आप जानते हो लेंथ है, ये आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो क्या लिया जाता है? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए जो है हम लोग क्या लेते हैं? किलोग्राम, टाइम के लिए क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं, टेम्परेचर के लिए क्या लिया जाता है? केल्विन लिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एम्पियर लेते हैं। इसके लिए क्या लिया जाता है? एम्पियर। देन आफ्टर जो है हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होता है? कैंडेला होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के लिए, राइट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो इसके लिए जो है हमारा क्या होता है? मोल। तो आप देखो ये 3 + 4 टोटल हमारा क्या हो गया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एज वेल एज फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। सवाल देखते हैं, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन में देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। अभी जो बताया फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें
सातों है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। बी की अगर बात करते तो मीटर किलोग्राम सेकंड तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए कूलम नहीं है, केल्विन मोल और कैंडेला है। मीटर न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन जो है ये हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बाकी सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला है। चौथे ऑप्शन में देखा जाए तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में एक एक आपका जो है रॉन्ग ऑप्शन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर कूलम है, न्यूटन है, फ्लक्स, ये आपका फंडामेंटल यूनिट जो है वो नहीं है, राइट। तो पहला ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ विद स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इच। तो उसका एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा। आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराया था वहीं से इसका कंक्लूजन से, ठीक है, हम लोगों को इसका आंसर मिलेगा। इस तरह की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हमने कहा था, तो आप जो है इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो है जितना उसने ट्रैवल किया उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, अगर सपोज करिए पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, s है, या इस डिस्टेंस को जो है आप x भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये जो आपका AB है ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है, AO जो है हाफ डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है। A vehicle travels half the distance with speed v1, हाफ डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है v1 से, एंड विथ स्पीड v2, है ना, और जो नेक्स्ट हाफ है उसको कितना से कंप्लीट कर रहा है, v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस को अगर आप s मान रहे हो तो यहाँ पर देखिए s/2 डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से करना है, वही जो रिमेनिंग s/2 है उसको v2 स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल किया जा रहा है। एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए a से o यानी कि हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा है ये हम लोगों को जानने की जरूरत है, और रिमेनिंग हाफ को कवर करने में कितना समय लगाया ये भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो जो एक जनरलाइज फार्मूला है S इज इक्वल टू VT, तो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1 हम लोग लिख सकते हैं। S1 की जो बात हो रही है वह S/2 है, इज इक्वल टू ये तो V1 है इंटू T1 है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो ये V1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो S बट्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं 2V1। सिमिलरली ठीक इसी तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो S/2 V2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि बिल्कुल सेम करना है, यहाँ पर S/2 करेंगे, यहाँ V2 करेंगे, यहाँ T2 करेंगे, तो T2 की वैल्यू जो है S/2 V2 हो जाएगी। ना अब अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, S है, टोटल टाइम कितना है, तो T1 की वैल्यू जो है S/2 V1 है प्लस S/2 V2 है। अब यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड जो है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो S डिवाइडेड बाय S को यहाँ पर कॉमन लेंगे, 1/2 V1 प्लस 1/2 V2, S हमारा कैंसल आउट हो गया। अब देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 2V1 इंटू 2V2, इधर आ जाएगा 2V2 प्लस 2V1,
अब यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाए तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4v1v2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारा अरेंज करके लिख सकते हैं 2v1 प्लस 2v2। अब आप देखो यहाँ पर 4v1v2 है डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन लिया गया है तो v1 प्लस v2, ये हो गया 2 दूनी 4। तो फाइनल अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आप देखो 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 आ गया। तो एवरेज स्पीड जो है वो 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं, ऑप्शन को ढूंढें तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को मिल रहा है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with direction of motion at a given instant of time। तो जब कभी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होती है, जब कभी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होती है, तो जब कभी भी ये जो टर्म है, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में कि पूछा जा रहा है which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। तो जब भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होगी तो वहां पर इंस्टेंटेनियस या तो स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां पर सवाल क्या है, which of the following can be used to describe how fast, यानी कि कितना तेजी से, है ना। लेकिन साथ में लिखता है along डायरेक्शन, तो अगर कितना फास्ट विथ डायरेक्शन तो बात होगी किसकी, वेलोसिटी की। और वो कौन सा वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होगी उसको जो बदलाएगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात नहीं होती, इन एनी डायरेक्शन होता, तब हम लोग बात कर सकते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात हो रहा है, इसलिए होगा क्या, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी जो आपका आंसर दिया गया था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सी दिया गया था, जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सभी कोई जो है इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उसको जरूर से करेक्ट कर लेंगे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है उसमें मैक्सिमम रेंज जो है वह कितना होता है, कितने एंगल पे होता है, यही हमारा सवाल है। तो रेंज के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, रेंज R इज इक्वल टू, या जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है तो RH भी समटाइम्स हम लोग लिखते हैं, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G। अभी रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगा, तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। और ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होना होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहां पर अगर 90 रखेंगे तो 2 × 90 180 हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, 45 डिग्री। तो 2 × 45 कितना होगा, 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब होगा कितना, अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है अगर हम लोगों का 1 हो गया, तो ये जो मैक्सिमम रेंज है ये हमारा बच गया U स्क्वायर बाय G। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज U स्क्वायर बाय G व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है
दैट इज द राइट आंसर। नाउ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है, ए बॉडी ट्रेवल्स along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity is। तो आप देखो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो अगर हम लोग एक सर्कल बना ले इस तरह से, तो ये जो आप देख रहे हो सर्कमफेरेंस, इस पर एक बॉडी जो है ट्रेवल कर रहा है और इसकी रेडियस दी गई है। इस सर्कल का रेडियस क्या कह रहा है कि 2 मीटर है। कितना लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड है। निकालना क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन v ओमेगा और r के बीच में, वो क्या होता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू 6 है, ओमेगा करेक्ट करना है, निकालना है। अब r का वैल्यू जो है वो 2 है, तो इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 3 रेडियन पर सेकेंड। अब आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को दिख रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जहां तक सवाल है एक्सेलरेशन का, तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है उसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 8। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी भी है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पर क्या कह रहा है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन। एक स्टूडेंट जो है कुछ इक्वेशंस को स्टडी कर रहा है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सवाल है हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द इक्वेशंस। तो कितने वेक्टर क्वांटिटीज जो है कंटेन्ड है इस इक्वेशंस में। तो यहां पर देखो कि कितने क्वांटिटी जो है ठीक है कंटेन्ड है। तो एक जो है हमारा फोर्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो 3 के पावर, फोर्स और वेलोसिटी है ना। इसमें फोर्स और वेलोसिटी में जो कंटेन है ठीक है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, राइट। हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन इन द इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हैं उसमें कितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो फोर्स और वेलोसिटी जो है वो 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू सेक ऑफ water from wet cloth it is common to give it a sudden jerk. In doing so we are taking advantages of। तो अगर आप कपड़ा धोते हो बिखरने के बाद, जब आप उसको पसारते हो तो पसारने से पहले जो है थोड़ा सा झटकते हो। तो यहाँ पर जब आप उसको झटकते हो तो ये कौन से लॉ पे जो है ठीक है बेस्ड है, या किस लॉ का एडवांटेजेस जो है ये हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई कारपेट है, कारपेट से अगर डस्ट भी अगर हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग एक डंडे से कारपेट को पीटते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं करते हो। तो यहाँ पर अगर आप एक वेट क्लॉथ है, भीगा हुआ कपड़ा, उसको सडन जो है इस तरह से
आप जर्क देते हो तो उस परिस्थिति में वाटर जो है रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह जाता है, लेकिन आपका जो क्लोथ है वो मोशन में आ जाता है एंड देन ग्रेविटी की वजह से वाटर जो है ठीक है वहां से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पे देखिए why we experience recoil in a gun after firing a bullet, right? तो यहां पर अगर आप देखो क्वेश्चन है why we experience recoil in a gun, तो जब भी आप एक गन से फायर करते हो तो हमेशा हम लोगों को एक रिक्वायल वेलोसिटी जो है ये अपोजिट इन डायरेक्शन जो है वो हम लोगों को मिलता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम लोगों का सवाल है। Why we experience recoil in a gun after firing a bullet? तो because the bullet has large linear momentum. क्योंकि जो बुलेट है ना, because the bullet has small linear momentum नहीं होगा, because the bullet has large linear momentum. तो जो बुलेट है उसके पास large linear momentum है, तो अगर ये जो मोमेंटम है बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है ये गन हम लोगों को एक किक मारता है जिसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन कहते हैं, राइट? तो ये एक्सपीरियंस क्यों होता है, तो बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहां पर क्या कह रहा है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। अगर मास जो है 2 kg है तो वेट कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वेट W इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो एक बॉडी का मास जो है दिया गया है 2 kg, तो मास जो है 2 है, स्मॉल g का वैल्यू आप सब जानते हो 9.8 होता है, तो 9.8 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जा रहा है हमारा 19.6। तो यहाँ पर देखिए 19.6 न्यूटन जो है ये हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है वो क्या कह रहा है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड। एक पैसेंजर जो किसी बस में है, बस मूव कर रहा है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। जब बस जो है सडनली रुक जाएगा तो जो भी पैसेंजर है वो आगे की ओर जाएगा। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वेरी सिंपल, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेम यहां पर देखिए अगर एक पैसेंजर जो है बस में जा रहा है, बस सडनली रुक जाती है, तो ये जो पैसेंजर है थ्रोन फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि बस जो है वो मोशन में थी, सडनली जब वो रुक गया तो ड्यू टू इनर्शिया जो है उस पे बैठा पैसेंजर जो है वह बस के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन बस तो चूंकि रुक गई है तो वो जो आपका इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसकी वजह से ये पैसेंजर जो है थ्रोन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के जरिए जो है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो जैसे ही बस रुकेगी पैसेंजर जो है वह आगे की ओर थ्रोन ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हम लोग किसके जरिए जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए सिंपल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो dp बाई dt होता है। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितने के बराबर होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इफ दैट विल बी इक्वल टू 0, देन dp बाई dt इज इक्वल टू 0, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 तब होगा जब मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहां पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हम लोग एक्सप्लेन किसके जरिए कर सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से। लेकिन साथ ही साथ इन केस ऑफ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल एक्ट इंडिविजुअल या एक्ट ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो अगर आप देखोगे जब भी कॉलिजन होगा तो उन दोनों के बीच में, ठीक है, इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है ये भी काम करेगा। तो यहां पर देखिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको हम लोग किसके जरिए अंडरस्टूड कर सकते हैं, तो बोथ न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहां पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, a block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to the. तो क्वेश्चंस को आपको क्या है ध्यान से पढ़ना है। एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास जो है वह हम लोग देख रहे हैं, इस ब्लॉक का मास जो है वह कितना है, कैपिटल M है, राइट। ये कहां पे रखा गया है, ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर है। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, एक फोर्स अप्लाई किया गया है इस तरह से पैरेलल टू द सरफेस, जो सरफेस की क्या है, पैरेलली है ना। एक फोर्स इस तरह से अप्लाई किया गया है। तो अगर फोर्स जो है इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है तो एक जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम करेगा। तो द फ्रिक्शनल फोर्स F जो है ये डेवलप कर रहा है जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा। तो आप जानते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R होता है। तो F इज इक्वल टू हम लोग म्यू R लिख सकते हैं, और आप जानते हो कि M यहाँ पर ये है तो नीचे क्या हो जाएगा, mg, ऊपर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R। तो ये R जो है वो किसके बराबर होता है, तो R इज इक्वल टू mg, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स F है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू mg। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, पहला स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये तो नहीं होता है, मास ऑफ द बॉडी इसके प्रोपोर्शनल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ द बॉडी नहीं होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बॉडी जो है ये भी हमारा नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्या बोल रहा है, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह का जो कोलिजन होगा उसमें क्या कंजर्व रहेगा। तो हमने पढ़ा है कोलिजन जो है तीन तरह का, कौन कौन सा, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा जो है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन की खासियत ये होती है कि इसमें मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है वह दोनों कंजर्व होता है। अगर हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन के केस में देखें तो मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो यहाँ पर जो सवाल है, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन,
तो लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो हमेशा कंजर्व रहेगी यानी कि तीनों के केस में, और वह क्या है, तो लीनियर मोमेंटम जो है ये हमेशा कंजर्व होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू फिल इन द ब्लैंक्स इनटू हाइट। तो आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो mgh होगा। तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डेंसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। तो यहां पर अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो हम लोगों को किसका वैल्यू देगा, राइट। तो यहां पे देखिए जो एरिया होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर हम लोग देखिए इस तरह से एक तरफ हम लोग फोर्स को रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रख रहे हैं, है ना। और ये जो कवर्ड एरिया यहाँ पर जो हमारा बनेगा, ठीक है, कवर्ड एरिया जो है अगर बनता है तो वहां पर ये वैल्यू जो है वो किसका देगा, वर्क डन का देगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास फोर्स वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। तो टॉर्क क्या है, तो दैट इज द काउज ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशन के पीछे का वजह जो है वह क्या है, टॉर्क है। और टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। यानी कि यहां पर हम लोग लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये जो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, फोर्स होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारा क्या है, तो विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो यहां पर देखिए रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं कि टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो यहां पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये हम लोगों को वैल्यू देता है किसका, टॉर्क का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन जो है ये हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, एंड दैट इज टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its। तो अगर एक रोटेटिंग बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किधर होगा, तो दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमेशा जो है एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 22, इस क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्केप स्पीड
of a body on the surface of a planet does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सवाल जो है हमारा है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √2g r। और आप सब जानते हो कि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, तो gm/r²। तो यहां पर एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, प्लांट नहीं प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। तो प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, तो मास ऑफ द प्लैनेट जो है उस पे जी डिपेंड कर रहा है और जी पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस पे तो डिपेंड कर रहा है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डायरेक्टली भी हम लोग देख रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है। मास ऑफ द बॉडी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे स्मॉल जी का वैल्यू जो है डिपेंडेंट है, यानी कि उस पे जो है इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो मास ऑफ द बॉडी है इस पे एस्केप स्पीड जो है डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो है हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हमारा क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम कहां पर होता है, मिनिमम कहां पर होता है, ये हमने आपको बताया था। जहां तक सवाल है अर्थ का, तो अर्थ का जो शेप होता है वो स्ट्रिक्टली जो है स्फेरिकल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अर्थ का जो शेप है उसमें यहां पर रेडियस जो है आपको ज्यादा मिलता है, यहां पर रेडियस कम मिलता है। ये आपका पोल है और आप देख रहे हो कि हम लोगों का क्या है, इक्वेटर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी की वैल्यू gm बटा क्या होती है, r² होती है। तो r² जो है वह सबसे कम जहां पर होगा वहीं पर, या r जहां पर सबसे कम होगा वहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, और r का वैल्यू जो सबसे कम है वो कहां पर होता है, पोल पर। और इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वो मैक्सिमम होता है कहां पर, तो मैक्सिमम होगा हम लोगों का पोल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह क्या कह रहा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास। जो एस्केप वेलोसिटी है वह मास पे किस तरह से डिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हो कि एस्केप वेलोसिटी ve इज इक्वल टू √2gr है। यहाँ पर कहीं पर भी हम लोगों को मास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये मास पे किस तरह का रिलेशन जो है या किस तरह से डिपेंडेंसी लग रहा है, तो m का पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में, एंड दैट इज पास्कल्स लॉ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट। तो जब कभी भी एक बॉडी जो है विस्कस लिक्विड में, विस्कस फ्लूइड में जो है फॉल होता है, तो आफ्टर सम टाइम जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे गिरता है, जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट फॉल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कम्स टू रेस्ट इन द लिक्विड। तो सही
आंसर होगा falls with a constant velocity और उस constant velocity को हम लोग terminal velocity का नाम देते हैं। नेक्स्ट है the viscous force does not depend upon, जो viscous force है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए viscous force F is equal to minus eta a dv by dx होता है, राइट? ये जो dv by dx है that is velocity gradient, a जो है आपका एरिया है और eta जो है that is the coefficient of viscosity। तो यहाँ पे देखिए the viscous force does not depend upon, तो यहाँ पे देखिए velocity gradient पे डिपेंड कर रहा है, eta पे डिपेंड कर रहा है, कहने का मतलब नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है पूछ रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the velocity up to which the flow of a liquid remains streamlined and above which it becomes turbulent is called, यहाँ पर क्या होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। तो वह वेलोसिटी up to which the flow of liquid remains streamlined, यानी कि जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा वह स्ट्रीमलाइन में फ्लो करेगा और जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाएगी वह टर्बुलेंट मोशन में मूव करेगा, टर्बुलेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगा, राइट? तो एक होता है स्ट्रीमलाइन मोशन और दूसरा होता है टर्बुलेंट मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन में हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड है वो ऑर्डरली फ्लो करता है, आप ऐसे समझो, ऑर्डरली आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड जो है वो पता चल जाएगा। ये है स्ट्रीमलाइन मोशन। दूसरा जो मोशन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट मोशन। इस तरह का मोशन होगा, मतलब कहीं पर नहीं जाएगा, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन जो है वो नहीं है। तो एक वेलोसिटी जो है स्ट्रीमलाइन में रहेगा कब तक, जब तक उसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाएगी वह टर्बुलेंट मोशन के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। A steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is doubled, then its extension will become। तो यहाँ पर देखिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y is equal to क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, that means force by area divided by longitudinal strain, that is change in length divided by original length। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं FL divided by A into डेल्टा L, या फिर डेल्टा L is equal to क्या लिखा जा सकता है, तो FL divided by, ये y नीचे आ जाएगा तो y into A, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं FL बट्टा y into pi r स्क्वायर। तो इस तरह से चेंज इन लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r स्क्वायर है। तो अगर एक स्टील वायर पे लोड डालते हैं 2 kg वेट, तो इसका जो रेडियस है अगर वो डबल हो जाता है, डबल होगा, यानी कि जो r स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो पहले जो भी वैल्यू है उससे वह कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, राइट? तो ब्लैक बॉडी जो है, आइडियल ब्लैक बॉडी कौन होगा, तो जो लाइट को जो है मैक्सिमम वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा, ये नाम मात्र का होगा। तो यहां पर देखिए लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, चारकोल को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर से। दूसरा है मेटल कोटेड विद ए ब्लैक डाई। तीसरा है ग्लास सरफेस कोटेड विद कॉल्टर। चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं हॉलो इनक्लोजर, ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल हॉल। तो यहां पर देखिए जो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी जो हमें समझ में आ रहा है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक हॉलो इनक्लोजर है। तो अगर मान लो कि एक इनक्लोजर जो है इस तरह से हॉलो है, ब्लैकेंड इनसाइड, इसमें अंदर जो है पूरा का पूरा क्या है, ब्लैकेंड, ब्लैक है, एंड हैविंग ए स्मॉल होल, यहां पर एक छोटा सा होल है। तो अगर इस होल से लाइट जो है अंदर आएगा, तो यहां पे तो ब्लैक सरफेस है, तो सारा का सारा लाइट को वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा।
या फिर अगर वो रिफ्लेक्ट भी करता है तो जब रिफ्लेक्ट करके बाहर आना चाहेगा तो उस स्मॉल पोर से, चूंकि पोर जो है बहुत ही छोटा है, फाइन पोर है, वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई जो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी है इस केस में यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। दैट इज हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T for 1 mole of a gas is। तो इसका सही ऑप्शन जो है पहला ही ऑप्शन है, दैट इज 3/2 into RT। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स का एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस जो है वो कितने के बराबर होता है, तो 3/2 RT के बराबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें अगर आप देखो which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter। तो इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है वह थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को कैरेक्टराइज नहीं करता है, ये सवाल है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट जो है इसको कौन कौन कैरेक्टराइज करता है, तो एक है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर, राइट। और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुशार्ट लॉ। तो यहाँ पर देखिए यह प्रेशर लॉ जो है ये भी हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इसके अलावा दिया गया है वर्क। तो वर्क जो है उससे हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को कैरेक्टराइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है heat cannot by itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature is a statement as a consequence of। तो यहाँ पर देखिए जहां तक हीट एनर्जी का सवाल है तो हीट एनर्जी itself transfer from a body at higher temperature to another body at lower temperature if they are in contact। लेकिन यहां पर देखिए अगर आपको टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, यानी कि जो भी हीट एनर्जी है उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अगर फ्लो करना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये कहना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नहीं, किसको कर रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हम लोग जानते हैं कि अगर हीट एनर्जी को ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर तो वी हैव सम एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी को ऐड किए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है पूछा गया है। यहां पर क्या है, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is double, temperature of the source is। तो यहाँ पर देखिए जो इंजन होता है, जो हीट इंजन होता है, ठीक है, उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक सोर्स होता है, सोर्स कहने का मतलब एक ऐसा बॉडी जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, और दूसरा एक कोल्ड पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंक का नाम देते हैं। तो जो एफिशिएंसी है, अगर एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला देखें तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है। यहाँ पर T1 जो है ये क्या है, तो दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि एक हायर टेम्परेचर पे फिक्स्ड होता है। दूसरा जो T2 है, ठीक है, ये है सिंक, यानी कि एक कोल्ड पार्ट, एक ऐसा बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है और उसको मेंटेन भी रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी जो है वह हम लोगों को दी गई है 1/6, यानी कि ईटा का वैल्यू कितना है, 1/6 है,
इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई क्या है, T1 है। तो अगर ये माइनस T2 बाई T1 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं तो T2 बाई T1 हो जाता है इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 6। तो यहाँ पे देखिए T2 बाई T1 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 6 तो 6 माइनस 1 यानी कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 बाई 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे बोलता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि इसी फॉर्मूला में फ्रॉम क्वेश्चन जो है ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ये कहता है कि एफिशिएंसी डबल हो जाती है, राइट। यानी कि पहले एफिशिएंसी कितनी थी 1/6, ये डबल हो जाती है यानी कि 1/6 इंटू 2 हो जाता है। कब, जब टेम्परेचर जो है सिंक का रिड्यूस किया जा रहा है 62 डिग्री सेल्सियस से। तो यहां पर देखिए 1 माइनस T2 जो है अगर आप देख रहे हो, है ना, तो ये जो T2 की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। कितना से, 62 डिग्री सेल्सियस से। तो यहां पे अगर आप देखो तो 1 माइनस, यहां पर हम लोग लिखेंगे T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। यानी कि जो आपका सिंक था अगर उसका टेम्परेचर को 62 डिग्री सेल्सियस से आप रिड्यूस कर रहे हो, मतलब घटा रहे हो, तो उस परिस्थिति में जो उसकी एफिशिएंसी है वह दोगुनी हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है। अब इसी को हम लोगों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, इस फार्मूला में जो हमारा आंसर आएगा T1 और T2 का, वह किस में आएगा, केल्विन में आएगा, राइट। तो चूंकि फंडामेंटल इंटरवल जो है डिग्री सेल्सियस में भी 100 का होता है, केल्विन में भी 100 का होता है, तो अगर आप उसको चेंज नहीं भी करते हो तो आपका आंसर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर वो आएगा केल्विन में ही। तो आप जो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया 1/3 इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देखिए आपका कितना है 1 है, तो इस 1 को लेफ्ट साइड अगर ले आ जाते हैं तो -1 हो जा रहा है, इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो गया T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो रहा है T1। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, 1 माइनस 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/3 इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर T2 माइनस 62/T1। ये माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग T2/T1 माइनस 62/T1 लिख सकते हैं, T1 दोनों के साथ है। अभी ये T2/T1 का जो वैल्यू है ये हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है 5/6। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 5/6 माइनस 62/T1 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर देना है। तो सपोज करिए ये जो माइनस 62/T1 है उसको लेफ्ट साइड ले आए, तो 62/T1 हो गया इज इक्वल टू 5/6 माइनस कितना हो गया 2/3। एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 5 माइनस ये हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए 62/T1 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। और इस तरह से अगर आप देखो तो T1 का वैल्यू जो है वह कितना आ रहा है 372 केल्विन। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो भी टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो अगर केल्विन में टेम्परेचर आया है और उसको जो है हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, तो K-273 है ना, यानी कि जो भी केल्विन में है उसको हम लोग 273 से जो है हम लोगों को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा 273, या इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 273.15 से। तो यहाँ पर इनफैक्ट क्या होता है K-273 इज इक्वल टू, ये हमारा सेल्सियस में आता है, तो
तो ये हो गया 372 माइनस 273, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। और इसीलिए C का वैल्यू जो है अगर आप देखो तो 372 में अगर 273 जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 99 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है यानी कि जो T1 का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, वाटर फ्रीज करेगा, लिक्विड हीलियम फ्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स और लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जीरो हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर जीरो होगा तो जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वह क्या हो जाएगा, स्टॉप्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में है एंड दैट इज मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गैसेस ए साउंड वेव इज, राइट। तो यहां पर गैसेस में अगर आप देखो जो साउंड वेव है वो क्या होगा, तो साउंड वेव एग्जांपल है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो यहां पर अगर आप देखो जो साउंड वेव है इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, तो लॉन्गिट्यूडनल ओनली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो वाइब्रेशन जो है अगर आप देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है ये हम लोगों को लेना है डिवाइडेड बाय क्या लेना है, टाइम लेना है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारा 20 है और टाइम जो है आप देख रहे हो कि 2.5 है, तो इसको 200 डिवाइडेड बाय हम लोग ले सकते हैं कितना, 25। तो 25 अठे 200 हो गया, तो 8 हर्ट्ज जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी में जो 8 हर्ट्ज है यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। If the pendulum oscillates 78 times in 1 minute, 1 मिनट में 78 टाइम जो है ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है पर सेकेंड हम लोगों को निकालना होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है 78 टाइम्स इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड में 78 टाइम्स। तो 1 सेकेंड में कितना, तो 1 सेकेंड में 78 बाई 60 है ना। तो अगर 78 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको आ जाता है 1.3। तो 1.3 हर्ट्ज जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not essential for simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या जरूरी नहीं है, पहला ऑप्शन है ग्रेविटी, दूसरा ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स है, तीसरा ऑप्शन जो है वह हम लोगों का इनर्शिया है और चौथा ऑप्शन जो है मटेरियल मीडियम है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ग्रेविटी जो है वह जरूरी नहीं है, रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए, इनर्शिया जो है ये जरूरी होता है, मटेरियल मीडियम भी जरूरी होता है, ग्रेविटी जो है ये एसेंशियल नहीं है, ये जरूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नहीं है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। इस लास्ट क्वेश्चन में जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोगों को क्या देखना है,
The restoring force acting on the particle executing simple harmonic motion is, तो जो restoring force है पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, is directly proportional to displacement, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है acting on the particle executing simple harmonic motion is directly proportional to the displacement from the mean position। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन सेट में दिया गया था। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है वो पूरे लगन से करना है, मेहनत के साथ करना है, और भी बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन सेट जो है अगर आते हैं तो उसकी भी सॉल्यूशन जो है आपको यूट्यूब मंच पर मिलेगी। इसके अलावा भी हम लोग चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन खत्म नहीं होता है तो हर दिन या हर दूसरे दिन जो है हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।